तो दोस्तों अभी हम चलेंगे आगे कि सोशल कंडीशंस क्या थी जिसमें सोशोलॉजी इमर्ज हुई है। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा इसमें देखें तो सोशोलॉजी को एज ए साइंस एस्टैब्लिश करने की पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कंसेप्ट को उन्होंने यूज़ किया कि यार जो सोशोलॉजी है अगर मतलब हम लेट अस से कि अगर हम उसे साइंस की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो मतलब इट विल बी बेटर ना, क्योंकि ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉलेज है उनके पास जिसके थ्रू वो एनालाइज कर सकते हैं सोसाइटी में होने वाली चीज़ों को। तो अभी आप इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये देखें कि मेजर इम्पॉर्टेंट है कमर्शियल रेवोल्यूशन। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन आप बोलेंगे किसको? तो कमर्शियल रेवोल्यूशन बेसिकली इसमें जो डेट इम्पॉर्टेंट है वो है ये 1450 से 1800 की। तो ऐसे इवेंट्स जो 1450 से 1800 में हुए हैं, पहले आप सोचें तो मतलब नियोलिथिक आपने पढ़ा होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि पहले सबसिस्टेंस लेवल पे इकोनॉमी वर्क करती थी कि लोग सिर्फ वही पैदा करते थे जो उनको चाहिए। और एक तरीके से आप देखें कि इसमें मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होंगे, कुछ फीमेल्स के रोल होंगे, कुछ मेल्स के रोल होंगे, लार्जली इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी। तो लोग क्या करेंगे? लोग सिर्फ उतना प्रोड्यूस करेंगे जितना उन्हें चाहिए। तो एक तरीके से इसमें कोई वो ना वो बेचेंगे ना वो खरीदेंगे, तो सब कुछ एग्रीकल्चर के अराउंड वो बन होगा, तो ट्रेड ही नहीं होगा। तो एक तरीके से जो इकोनॉमी होगी वो किस तरीके से होगी? ऑब्वियसली वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होगी, राइट? तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होने की वजह से क्या था कि इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, राइट? मतलब वही चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो कमर्शियल रेवोल्यूशन था उसमें हुआ क्या? सबसे पहले स्टैग्नेंट से ट्रेड आएगा। तो ट्रेड आएगा तो लोगों को ये पता लगेगा ना कि मतलब हाँ, उनके पास जो प्रोड्यूस थी उसको वो कमर्शियली बेच पाएंगे, और जो उनके पास पैसे आएंगे तो इसी टाइम पीरियड में जो बार्टर सिस्टम होगा उसको रेवोल्यूशनराइज में या फिर ट्रांसफॉर्म करके एक वैल्यू ऑफ करेंसी आएगी कि मतलब पेपर करेंसी, टोकन करेंसी, इस तरीके से। तो आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कैसे टोकन करेंसी और पेपर करेंसी किन किन यूज़र्स ने किन किन रूलर से यूज़ किया, तो आप फिर वो उसके अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? जिसका भी आपकी मतलब आपकी मर्जी है, आप इंडिया से भी एग्जांपल उठा सकते हो और वेस्टर्न से भी। तो दिस इज़ इट। तो फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि एक आप पिरामिड बनाएंगे तो एक पिरामिड में आपने क्या करेंगे, एक साइड पे तो आप लिख देंगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी, और उसके बाद दूसरी साइड पे आप क्या लिखें कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जैसे मतलब अब इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो लोग क्या करेंगे, पहले तो एग्रीकल्चर से ही इफेक्ट होकर एग्रीकल्चर में जो चेंजेस आएंगी, जैसे इन्होंने यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए साइंटिफिकली, और एग्रीकल्चर फार्मिंग जैसे कंसेप्ट ऑफ होता है ना जिसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग जाते हैं। पहले हम प्लो यूज़ करते हैं, फिर हम एनिमल पावर यूज़ करने लग जाते हैं, फिर हम मशीन पावर यूज़ करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से तो फिर इसमें अब हम देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कंट्रीज़ का। जैसे कोई भी कंट्री किस तरीके हम कहते हैं कि वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया इंग्लैंड में क्यों आया, कि सबसे पहले मतलब कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें ऐसी थिंकिंग पहले से ही थी कि जो ये चाहते थे कि अपनी अब चाहे इम्पीरियलिज्म ले लो, या फिर चाहे कलोनियलिज्म ले लो, या चाहे आप वो जो स्लेव ट्रेड है या फिर मर्केंटिलिज्म है, वो इस टाइम पे ओरिजिनेट होगा कि मतलब कंट्रीज ये सोचने लगेंगी कि वो अगर ट्रेड है तो ट्रेड हमेशा उनके फेवर में होना चाहिए। कि अगर वो कहीं पे बाहर बेच रहे हैं तो बेचो ज़्यादा और ख़रीदो कम, जिससे कि जो बुलियन है या फिर सिल्वर या गोल्ड है वो उनका बाहर ना जाए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये जो कमर्शियल रेवोल्यूशन था इसको यूज़ किया अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए। तो आपको इसी टाइम में मिलेगा कि जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ के लोगों को बाहर भेजना शुरू किया, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स फॉर गुड्स और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ढूंढो जिसमें आप जाके मतलब अपने गुड्स को बेच पाएँ, राइट? तो फिर इनमें आप कोट कर सकते हैं एग्जांपल, जो भी आपके दिमाग में कुछ इंडस्ट्रियल पावर्स आएंगी ना या फिर इंपीरियलिस्ट अर्ली इंपीरियलिस्ट पावर्स आएंगी, आप उनको इंक्लूड कर देना। आप इंडिया का एग्जांपल ले लेना, इंडिया में आपको कुछ भी दिखाई देता है, जैसे बीट पोर्टुगल आए थे, इंग्लैंड आए थे, फ्रांस आए थे, डच आए थे, तो आप सभी को इंक्लूड कर देना इसमें, ठीक है? तो फिर उसके बाद ये यहीं पे मेंशन ही है कि किस तरीके से अब आप इसमें ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे दिया आपको वही इंक्लूड करना है। आप वास्को ड गामा का भी एग्जांपल ले सकते हो कि वास्को ड गामा में ने गोवा में ट्रेड रूट ढूंढा था, तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, जामोरिन और ये सब आए थे। तो वाई अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों कंट्रीज़ ने ये ओवरसीज़ डिस्कवरीज और कॉन्क्वेस्ट शुरू किए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि
बाहर जाना था, अपने लिए मार्केट्स ढूंढने थे, रॉ मटेरियल्स लेके आने थे। तो अब इटालियन मोनोपोली हो गई। मतलब इटालियन मोनोपोली कैसे, आप इटली की लोकेशन ध्यान से देखो तो मेडिटेरेनियन ओशन है, ये मेडिटेरेनियन सी है और इसके अराउंड कंट्रीज़ हैं, तो इटली का पोजीशन यहाँ पे है। तो अब क्या होता है, कुछ भी चीज़ चाहे वो ये गल्फ ऑफ, इसका मैं आपको मैप से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, तो मतलब बट आप मैप खोले ना, तो जो ये गल्फ है, रेड सी है एक तो, जो स्विस कैनाल है उस रूट से आ सकता है, एक गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से आ सकता है, ये ऊपर वाला गल्फ ऑफ ओमान है और नीचे वाला गल्फ। तो इसमें जो कंट्री एनकाउंटर होगी वो होगी इटली। तो इटली ने क्या किया, इटली के पास मोनोपोली होगी। जैसे हमारी कंट्री से ना पहले, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, पहले एशियन सेंचुरी होती थी। तो ये अगर इंडिया का मैप है तो हमारे यहाँ से सिल्क, हमारे यहाँ से स्पाइसेस, हमारे यहाँ से सारी चीज़ें जाती थी मेडिटेरेनियन ओशन के, मेडिटेरेनियन सी के रास्ते पे यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ से ऑब्वियसली पैसा इंडिया था, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा, मतलब एक गोल्डन एम्पायर थी हमारी ब्रिटिशर्स के पहले। तो इवन इंडिया और चाइना का मिला के 70% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो थे ये करती थी। तो इसकी फिगर 70% मत याद करना, बस आप ये कर लेना कि ग्रेटर देन 50% इंडिया और चाइना के हाथ में था। तो ये इम्पीरियलिज्म ने हम दोनों एम्पायर्स को, तो चलो विल डिस्कस अबाउट इट इन, मतलब किसी और मॉड्यूल में करेंगे डिस्कस। तो बट ये देख लो कि इटली ने मोनोपोली अपनी साबित कर दी, वो किसी ट्रेड को पास नहीं होने देते थे। और इन कंट्रीज़ को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती थी, सिल्क और स्पाइसेस चाहिए होते थे। तो फिर इस तरीके से वो कभी कभी ये भी कर देते थे, जैसे टैक्स लगा देंगे या फिर निकलने नहीं देंगे, जिसके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है उसको नहीं निकलने देंगे, राइट। तो फिर क्या इन्होंने क्या किया है, इसकी वजह से बाकी कंट्री हो गई डेस्परेट। डेस्परेट का क्या मतलब है कि वो ढूंढने, डेस्परेट में वो उन्होंने नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश की। तो इन्होंने कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी बोला कि रास्ता ढूंढो, और खुद भी ढूंढना शुरू कर दिया। तो अब ये वाली एग्जांपल यहाँ पे आएगी जो मैंने आपको बताया ना, कि ये आप ध्यान से इसमें आप कोड करते हैं ना, तो मतलब अब ये रूट भी देख लिए ना आप एक बार, कि जैसे ये है इंडिया, तो यहाँ पे है मतलब अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो साउथ एंड था वहाँ से आया था ये जो वास्को ड गामा था। अब आपको पता लग गया ना क्यों इस रास्ते से क्यों नहीं आया, इटली वाले रास्ते से, क्यों ये हमेशा अफ्रीका वाले रास्ते से ही आ गया। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। अब अगर आप कोई दूसरी एग्जांपल उठाने की कोशिश करें तो आप उठा सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस की। तो क्रिस्टोफर कोलंबस बहुत मशहूर है, आपको पता है क्यों मशहूर है, क्योंकि ही वॉज इन्वॉल्व इन द, मतलब ये नॉर्दर्न अमेरिका की डिस्कवरी के लिए। अब मतलब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि जब इसने ढूंढा बहुत सारे लोग वहाँ पे आके रहे, और उन्होंने रेड इंडियंस जो वहाँ पे लोकली, अब लोग कहते हैं ना अमेरिका में पता नहीं क्या है कि इतना वो करते हैं, कि असल में अमेरिका वाले हैं ही नहीं। जो ओरिजिनल अमेरिका अमेरिका के डिवेलपर्स थे, जो रेड इंडियंस थे, उनको तो इन्होंने पहले ही मार मार के भगा भगा दिया था। या फिर जो फिर डिजीज़ थे, जैसे ये लोग अपने साथ कुछ डिजीज़ लेके आए जिनसे इम्यूनिटी नहीं थी, मतलब इनकी रेड इंडियंस की, तो वो फिर डिजीज़ से मर गए। और आप अगर इनकी कुछ गूगल पे इमेजेस देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड कि किस तरीके से इन्होंने इनकी इनको ट्रीटमेंट दी है। तो अब कौन कौन सी, अभी आप ध्यान से देखें, ध्यान से आपको दिखेगा तो जो फेज़ वन ऑफ इम्पीरियलिज्म है ना, उसमें आपको दिखेगा कि स्पेन और ये सब कंट्रीज, पोर्टुगल, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, आप एक डायग्राम बना दें, एक वो बना देना, एक टेबल बना देना, टेबल में लिख देना लेफ्ट साइड पे कौन है, राइट साइड में क्या डिस्कवरी हुई है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेनिश के अंडर ये वाली डिस्कवरी की है। तो जाना था इंडिया, पहुंच गए अमेरिका पहुंच गए अमेरिका। तो इससे स्पेन को क्या फ़ायदा हुआ, तो स्पेन को ये फ़ायदा हुआ कि हम कहते हैं ना, पहले इंग्लैंड के पहले स्पेन था वहाँ पे। तो स्पेन पहले नंबर पे कौन सा आया अमेरिका में, स्पेन। सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, फिर सेकंड नंबर पे ये सब कंट्रीज आना शुरू हो गई, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो मतलब ये वाली कंट्रीज। तो फिर उसके बाद आप देख लें कि इसमें फिर रीज़न क्या हुआ। अब जैसे अ, इसी टाइम पीरियड में, जैसे 1498 में वो वास्को ड गामा का हमने देख लिया था। तो ये सब चीज़ें एक साथ हो रही थी, मतलब आप ये मत सोचे कि किसी ने एक बंदा, सब बंदे एक ही जगह पे चले जाएंगे। कोई बंदे दे विल गो टू अमेरिका, कुछ बंदे दे विल गो टू अफ्रीका, कुछ बंदे दे विल गो टू साउथ एशिया। तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन के लिए ना पूरे वर्ल्ड में ये लोग फैल जाएंगे। तो अब अगर मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ तो दिस इज़ अ मेजर रोल। मतलब अगर आप कहें ना कि इंपीरियलिज्म एकदम से, कि नहीं, जो कॉलोनियल एक्सपीडिशन, अब इसको आप कॉलोनियल नहीं बोल सकते इस टाइम पे एक्सपीडिशन, क्योंकि अभी तो एक्सपीडिशन सिर्फ ट्रेड के लिए है। तो ये जो एक्सपीडिशंस थी, इन एक्सपीडिशंस का बहुत बड़ा रोल था इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के स्प्रेड में।
तो आपको इस तरीके से ये एनालाइज करना है, ठीक है। तो फिर आप मतलब अब प्रोडक्ट्स हैं तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार कि कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ से आए थे। तो स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल तो हमारे थे, टोबैको जो था वो नॉर्दर्न अमेरिका, कोकोआ ऑब्वियसली साउथ अमेरिका का, अभी भी वहीं का है। और फिर ह्यूमन स्लेव, तो आपको ये आप स्लेव ट्रेड देख लेना, एक ट्रायंगुलर ट्रेड था। यहाँ पे एक ना आप अफ्रीका की ज्योग्राफी देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ बेनाई, टोगो, गोल्ड कोस्ट, आइवरी, ये सब हैं। तो यहाँ से स्लेव्स को ख़रीदा जाता था और लेके जाया जाता था नॉर्थन अमेरिका में वर्क करने के लिए, वहाँ से प्रोडक्ट को उठाया जाता था और उसको यूरोप भेजा जाता था। तो एक स्ट्रैंगुलर ट्रेड था। तो ये बैन भी हो गया था, खैर मतलब इसके बैन के अलग कारण थे, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट मतलब लार्जली आप ये देखें कि किस तरीके से ये एक्सपीडिशन, अगर वो एक्सपीडिशन करता ना क्रिस्टोफर कोलंबस, तो लोग वहाँ पहुँचते ना, तो कोलोनलाइजेशन ना करते, अफ्रीका से स्लेव ना लाते। तो आपको पता है स्लेव्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, आप एक गूगल पे चेक कर लें, मतलब मैं खैर यहाँ पे कोई इमोशनल अपील नहीं करना चाहता आपको। तो अब जिस तरीके से ये कमर्शियल रेवोल्यूशन अगर जब प्रोसेस किया, तो अब पहले तो हमने देखा ना, अब आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा इंडिया में भी ये एम्पायर्स आई हैं, पर सिर्फ यूके ही परसिस्ट किया है। तो एक तरीके से स्टार्टिंग जो पावर थी ना, वो ज़्यादा देर अपने आप को वो प्रॉपरली होल्ड नहीं बना पाई। उसका एक कारण ये भी था, जैसे आप देखिए ब्रिटिश क्या करते थे, जहाँ भी जाते थे एक प्रॉपरली अपना वो सेटअप कर लेते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप। तो ये वो कंट्रीज नहीं करती थी। तो दैट इज़ वाई मतलब ये थोड़ा ज़्यादा डिक्लाइन कर जाती थी। तो अब आप समझ गए ना, मतलब इसमें आप कोड क्या करोगे, इसमें आप लिखोगे कि सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा कि सोशल कंडीशंस क्या थी जिसमें सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, तो सबसे पहले आप कमर्शियल रेवोल्यूशन के बारे में ही लिखेंगे। और कमर्शियल रेवोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि ये वो क्या चेंज, इससे पहले तो मीनिंग बताएंगे कि कौन सी चेंजेस हैं, कहाँ क्या हुई हैं, और फिर आप बताएंगे कि इसमें प्रीकर्सर कैसे था, जैसे कि कौन से वो एक्सपीडिशंस और ये सब, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एनरिच करना होगा आंसर, तो इंडिया की एग्जांपल दे देना और थोड़े थोड़े गुड्स बता देना। अब मैंने आपको पहले बताया कि सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमी में क्या होगा। सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमी में ना जो मनी होगा, मनी का एवोल्यूशन नहीं होगा। ये लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि बार्टर सिस्टम को, कि यार तेरे पास गेहूँ है तो तू मुझे गेहूँ दे दे और मुझसे चावल ले ले। बट अभी क्या है, अभी नया सिस्टम सेटअप होगा कि नए सिस्टम में लोग क्या करेंगे, लोग डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे इस पे कि यार मतलब मनी की वैल्यू को, कि मतलब देर वोंट बी एनी काइंड ऑफ कि अगर पेपर की क्या वैल्यू होती है, कुछ भी नहीं है, उसको किसी चीज़ से बैक करना पड़ता है ना। तो ये मनी को बैक करना शुरू करेंगे। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि यूएस में 1964 तक गोल्ड के ज़रिए बैक किया जाता था करेंसी को। जैसे कितने भी डॉलर होंगे, अगर आप वो डॉलर यूएस को वापस दोगे ना, यूएस के बैंक को, सेंट्रल बैंक को, तो वो आपको उतना गोल्ड या सिल्वर दे देगा। तो खैर मतलब दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि किसी एक चीज़ के साथ बैक किया जाता था, पर पेपर मनी का चलन शुरू हो गया था। तो एक तरीके से ये पेपर मनी की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक ऐसी है, पहले क्या था, आपको आपके पास राइस है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वीट किसको चाहिए, राइस किसको चाहिए, तो उससे आप वीट ले लोगे। फिर ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपको राइस बेचना है तो उसको भी यही करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इन जनरल आप ये देखते थे कि यार मतलब बार्टर सिस्टम में थोड़ा कि आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स प्रिंसिपल के हिसाब से जाना पड़ता है, जिसमें अगर आपको कुछ चाहिए तो उसको भी आपसे वही चीज़ चाहिए होगी जो आपके पास ऑलरेडी है। तो इस तरीके से मनी का ये आ गया ना कि मनी एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सचेंज हो गया, कि मनी को आप ले लो तो इसको कंट्रीज़ या फिर रूलर्स बैक करते थे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको यहाँ लिखना है वो है कंपनीज। तो इसका एग्जांपल आप ना वहाँ से उठाएंगे कि जैसे फ्रांस आए, तो फ्रांस इंडिया में आए थे, तो फ्रांस की एक कंपनी थी, ये बिल्कुल गवर्नमेंट बैक कंपनी थी। पर अगर आप यूएस का देखेंगे, यूके का देखेंगे, तो वो गवर्नमेंट बैक कंपनी नहीं थी। वो ऐसी कंपनी थी जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करती थी। वैसे इट वाज ओन्ड बाय हुम, इट वाज ओन्ड बाय वहाँ के चार्टर एक्ट के 1600 का जो क्वीन ने चार्टर दिया हुआ था। तो एक तो रेगुलेटेड कंपनीज होंगी, ये रेगुलेटेड कंपनीज में एग्जांपल आप फ्रांस की दोगे। और जो ये जॉइंट स्टॉक होल्डिंग कंपनीज होंगी, इनमें आप एग्जांपल उठा सकते हैं बाकी जिस जगहों की, जैसे मतलब यूके की, या फिर मतलब लेटर से कि ये यहाँ पे दे ही रखी है मैंने, खैर तो आप ये देख लें, ठीक है। अब आप देखें, लेटर से कि ये ये डेवलपमेंट है, एक एरिया में इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसके अंडर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे वो होंगे डेवलप्ड लोग हो जाएंगे या फिर हायर क्लास हो जाएगी। इसके अराउंड ये जो स्फेयर है, इसके अराउंड जो लोग होंगे ना, वो इमर्ज कर रहे होंगे, इमरजेंस टू डेवलपमेंट। तो इन क्लास को क्या बोलेंगे, ये मिडिल क्लास होगी, ठीक है। तो मिडिल क्लास होगी। तो अब क्या होगा, इसका मतलब एक कमर्शियल रेवोल्यूशन और ग्रोथ ऑफ कंपनीज और ये सब का, कि मिडिल क्लास का इमरजेंस होगा। ये मिडिल क्लास है क्या, सबसे पहले डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इस टाइम पे मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन याद कर लेना
आपको ये लगेगा हमेशा कि ये मिडिल क्लास होंगे, मर्चेंट, बैंकर, शिप ओनर्स और इन्वेस्टर्स होंगे, बट एक्चुअली में ये लोग वो भी थे जो पीजेंट से अपने आप को कन्वर्ट कर रहे होंगे, मतलब एक हायर फॉर्म ऑफ पीजेंट्री की तरफ ही। जैसे लेटा से कि किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड था, तो उस लैंड के ऊपर उसने कमर्शलाइजेशन शुरू करके उस लैंड से बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो ये क्या बन गया? सुपर पीजेंट। तो ये भी मिडिल क्लास में आ जाएगा। तो आप ये कंफ्यूज मत हो, लोगों को सिर्फ ये ही कोट करते हैं हम सब लोग कि यार ये मर्चेंट, बैंकर, शिप ओनर्स और ये सब थे, पर वो पीजेंट्स भी थे जो अपने आप को साबित कर चुके, जो हायर सेगमेंट में आ चुके थे। ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसा आ जाए, जिसके रोटी, कपड़ा और मकान, आप कोई इंडियन के फ्रीडम फाइटर देख लें, चाहे महात्मा गांधी जी के एग्जांपल देख लें, तो उनके पेरेंट्स ऑलरेडी वेल समृद्ध थे, उनकी फैमिली में रोटी, कपड़े, मकान की कोई कमी थोड़ी थी। तो जब आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान पूरा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आप फ्री हो जाओगे, आप मेंटली फ्री हो जाओगे टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। तो दिस इज़ हाउ, मतलब इन्होंने सोचना शुरू किया जब वर्ल्ड का। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकली पावरफुल होते थे 19th सेंचुरी में। अब दो टर्म्स हैं, वो आप याद रख लेना। एक तो यूरोपियनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है। यूरोपियनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड को आप ना इस पैराडिम में देखें कि लेट अस से ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने आगे जाके जो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया और इन अफ्रीका, इन सब कंट्रीज़ में आ गए। तो एक तरीके से जब ये वहाँ जाते थे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ना इंडियन लोग हैं। एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th उठा के देख लें, बहुत सारे एक वहाँ पे चित्र बने होंगे, मतलब पिक्चर्स होंगी, वो डिपिक्ट कर रही होंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया के, जिन्होंने वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को जैसे उनके ड्रेसिंग हैबिट्स को, उनके मैनर्स को, उनकी फ़ोटोज़ में ना बिल्कुल वो वेस्टर्न ड्रेसेस डाली हुई हैं उन्होंने। जैसे महात्मा गांधी जी जब यहाँ से गए थे तो कोट पैंट डाल के गए थे। ठीक है। तो उन्होंने उनको, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को कहा जाता है यूरोपियनाइजेशन। तो यूरोपियनाइजेशन को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लें कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यूरोपियनाइजेशन कहाँ कहाँ हुई? अमेरिका में हो गई, अफ्रीका में हो गई। तो इस तरीके से आप उसे समझ लें। तो अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन और रिनेसेंस। तो रिनेसेंस का ये रफली पीरियड मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। ये जो पीरियड है 14 से 16 सेंचुरी का, ये पीरियड चल रहा है। तो ये जो 14 से 15 सेंचुरी का पीरियड चल रहा है, तो इसमें क्या है कि लोग, एक तो मटेरियल लाइफ जो लोगों की है वो चेंज हो जाएगी। कि जैसे पहले एग्रीकल्चर है, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लोग एक दूसरे के किनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद लोग क्या कहेंगे? लोग सोचेंगे कि जो वो कर रहे हैं उसके पीछे बेसिस क्या है, क्यों कर रहे हैं वो लोग। यस। तो और वो, मतलब जो अनवेरीफाइड चीज़ें थी उनको चैलेंज करना शुरू करेंगे। तो जब ये अनवेरीफाइड चीज़ों को चैलेंज करेंगे तो वो हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे ना। अब मैं, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप एज ए इंडिविजुअल सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में सोचते होगे। आप ये भी तो देखोगे कि सोसाइटी क्या है, रिलीजन क्या है, आपके हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ विचार होंगे। तो फिर ये सब विचार जो है फिर ये रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? ये रिफ्लेक्ट करेंगे द वे आप साइंस को कैसे, सोसाइटी को कैसे, पॉलिटिक्स को कैसे लेते हो। ठीक है। तो फिर आप, अब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमेशा जो साइंस होता है वो आइडियाज़ के साथ इंटीमेटली कनेक्टेड होता है, बट जो वो आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा ह्यूमन नीड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप एक एग्जांपल देख लेना, आजकल जो डिजीज़ हैं, जैसे लेट अस से कि आजकल की जो एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का आता है। तो निगलेक्टेड का क्या मतलब है? निगलेक्टेड ये इसलिए होते हैं कि वो यार वो, मतलब कंपनीज को लगता नहीं है कि उनको कुछ प्रॉफिट होगा उनमें इन्वेस्ट करने से, तो फिर वो इन्वेस्ट ही नहीं करती है इन सब चीज़ों में, राइट। तो ये सब चीज़ें, मतलब आपको ये दिखेगा कि मतलब हमेशा जो साइंस होती है वो सोशल नीड्स, ह्यूमन नीड्स और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती है। तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी का इतना कंसेप्ट नहीं आएगा, वो कैपिटलिज्म के बाद ज़्यादा आएगा। बट स्टिल मतलब आपको ये समझने चाहिए कि ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंगली ही जो भी वहाँ पे साइंसेज होती हैं वो डेवलप कर रही होंगी। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ होगा फाइनली, मतलब एटीट्यूड और बिलीफ। अब एटीट्यूड क्या होती है? एटीट्यूड होता है कि आपका फेवर, आप किसी चीज़ को फेवर या डिसफेवर करो। पहले क्या था? आप फेवर करोगे कि हाँ यार किंग ऊपर है, सुप्रीम है, रिलीजन ऊपर है, क्लर्जी वालों के पैर धो के पियेंगे। अब क्या हो गया? आपकी वो चीज़ें चेंज हो गई कि मतलब आपका फेवर डिसफेवर, आप उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस को देखना शुरू कर दिया। फिर आपके बिलीव्स कि आप मतलब सोचते क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो सारी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। और आप ये सोचोगे कि मतलब यार साइंस ही सब कुछ है। तो क्योंकि यार ऑब्वियसली जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, आपकी नीड्स को किसने सेटिस्फाई करोगे? आपके पास पेट में खाना नहीं है, आपको भूख लग रही है, पहनने को कपड़ा नहीं है, आप या क्या उसकी तरफ ध्यान दोगे, या फिर आप जो रिलीजियस लीडर है उसकी पुकार, हाँ यार मतलब आप भगवान की भक्ति करो तो आपके पेट में सब कुछ आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। और हाँ, अगर मतलब ये हो कि आप रिलीजियस लीडर के पास जाओ तो वहाँ पे प्रसाद मिले, या वहाँ पे आपको मतलब खाने पीने को कुछ मिल जाए, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप उनकी बात सुन भी लें। बट स्टिल आपको ये समझ आ गया ना।
तो अब आप कार्ल मार्क्स के ऊपर जब देखेंगे ना, तो उसने 6 फेजेस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ सोसाइटी बोला हुआ है, जिसमें पहले वो बताएंगे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर उसके बाद लैंड की इम्पोर्टेंस आ गई, स्लेवरी आ गया, फ्यूडल आ गया, है ना, तो ये फ्यूडल स्लेवरी, फिर आप बोलोगे कैपिटलिज्म आ गया, फिर ये फिफ्थ और सिक्स जो फ्यूचरिस्टिक है। तो इसमें फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पहले ना, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से का जो प्रिकर्सर होता है वो हमेशा एग्रीकल्चर होता है। तो प्रिकर्सर जो है वो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मोड था वो फ्यूडल सिस्टम था, जिसमें मतलब एक लैंड है, उस लैंड में मतलब बहुत सारे लोगों के, एक ओनर होगा, एक शेयर क्रॉपर होगा, एक पीजेंट होगा, एक एग्रीकल्चर लेबर होगा। तो ये सब लोग एक साथ आएंगे और कुछ प्रोडक्शन करेंगे। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये इनमें आपस में जो रिलेशन होगा, ज़रूरी नहीं होता है ये हमेशा कमर्स या फिर मनी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी या फिर सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होता है। ये कुछ दकियानुसी सोच और विचार, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की कोई एक क्लास, वाइट मैन सुप्रीमेसी, जैसे रुडियर्ड किपलिंग कहते हैं, तो उनमें उनके ऊपर भी बेस्ड होता है। जैसे आप खुद इमेजिन करें ना, स्लेव ट्रेड हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, स्लेव्स को लाएंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे, और वो ये उनको कुछ पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो खरीद ही लिया है ना स्लेव्स को। तो खैर विल फॉर दिस, बट आपको एक जनरल आइडिया मिल गया, तो कि मतलब एक रिजिड बिलीफ्स है जो, तो उनमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो जो साइंस है उसको प्रोडक्शन से ऊपर जाके देखा जाएगा। तो ये आ गया आपका। अभी हम आगे चलते हैं तो रिनेसेंस पीरियड की तरफ। तो आपको इसमें ना कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें जानने वाली हैं वो ये है कि जो मैनिफेस्टेशन ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन है ना, वो आप कैसे देख सकते हैं। एक तो आप देखेंगे विजुअल आर्ट में। विजुअल आर्ट में क्या, बिल्डिंग्स को बनाने का तरीका, लिखने का तरीका, और जैसे कि आप कुछ भी नेचर में हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, जैसे लेट अस से अर्थक्वेक, तो पहले आप क्या मानोगे, डॉगमास के वजह से आप ये मानते थे कि अर्थक्वेक इज अ रिजल्ट ऑफ गॉड्स फ्यूरी। अब आप क्या देखोगे, अर्थक्वेक इज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ गॉड्स फ्यूरी, बट देयर आर सम अंडरलाइंग फैक्टर्स। तो इस तरीके से आप ना ये चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। फिर आप ये मानोगे, अब किसी को कुछ डिजीज़ हुआ, तो जैसे वो कहते हैं ना पहले कर्स्ड, देयर वॉज ए फिनोमिना ऑफ कर्स्ड। तो जिसको डिजीज हुआ उसको मानते थे कि ही वॉज कर्स्ड, बट अब क्या मानते हैं, इट इज़ अमेलियोरेबल, तो ये जो कंडीशन है इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये वाले फील्ड्स ओरिजिनेट हुए। अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज़ इसमें और बता दूं, इंडिया इन सब कामों में बहुत आगे था। जैसे आप शूद्र का, दो तीन बंदों के बारे में लिख देना यहाँ पे, एक तो शूद्र का, एक आप लिख देना वराह मीरा। तो इन्होंने बेसिकली, ये सब बंदे थे जो धनवंतरी, तो ये सब बंदे थे जो मेडिकल फील्ड में एसोसिएटेड थे। ठीक है, ये गुप्ता सिविलाइजेशन के टाइम पे बहुत अर्ली, मतलब ये तो 18वीं सदी में देख रहे हैं, हमने बड़ी पहले ही देख चुके थे ये सब। तो उसके बाद जैसे पहले मानते थे कि ना, कि मतलब ये जादूगरी, मतलब आप कुछ भी करोगे, जैसे ये विस्फोट, मतलब इसको मैं कैसे आपको बताऊं, विस्फोट इज डायनामाइट, है ना, डायनामाइट की सेंस को, कि मतलब जब भी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है, अगर आपने किसी ने 300 मूवी देखी है तो उसमें उसको जादू माना गया है, ये जो फटने वाली चीज़ें हैं। तो अब इसमें केमिस्ट्री का यूज़ होना शुरू हो गया है ना। तो उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि क्यों, कैसे लोग सफ़र कर पाएंगे, ऑब्वियसली शिप रेवोल्यूशन की जो शिप्स हैं वो किस तरीके से आएंगी। तो अभी मैंने आपको ये बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये ज़रूर कोट करना, ये बहुत सारे लोग कोट नहीं करते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक ना थ्योरी होती थी जिसको कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी, कि अर्थ के अराउंड, अर्थ स्टेशनरी है, इसके अराउंड सब कुछ घूम रहा है। फिर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई, मतलब ये कोपरनिकस ने दी है। तो ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की मतलब सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, तो बट लोगों को ईगो थी। मतलब अब आप देखें ना कि एक तरीके से ये एथनिसिटी का प्रीवियस मॉडल है। एथनिसिटी में क्या होता है, हम जहाँ पे रहते हैं हमें उसके प्रति बड़ी फीलिंग आ जाती है ना, जिसको हम कहते हैं मतलब कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू अ प्लेस। तो लोगों को हो गया यार कि मतलब नहीं, अर्थ के अराउंड घूमती है, तो इसका बहुत सारा, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ है। तो अब इसको रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। मतलब अब आप ये देखें ना, इसने एक तरीके से ये लोगों को चैलेंज करेगा कि मतलब आप किस तरीके से सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक तरीका, अब इसका इसका मैनिफेस्टेशन क्या है कि नेचर और, अब आपको मैंने पहले देखा था कि नेचर और सोसाइटी दोनों में चेंज आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से। तो फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि मतलब लोगों ने कि यार कोपरनिकस एक स्टेज थी, इसके बाद साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब आपको ना कोट करनी है बड़े स्किलफुली कोट करना एग्जांपल्स, कि मतलब यार वहाँ पे कुछ कुछ बंदों के नाम देना। मैं आपको बिल्कुल आसान वाले बताऊंगा बंदे कि आप कोट कर पाओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली का आप इसको याद कैसे करें, ये एक यूरोप की जो सैटेलाइट है ना, अभी भी जो जीपीएस है जैसे यूएस में, तो वो गैलीली है। तो वहाँ से आप याद कर लेना, फिर ये भी सबको याद हो जाएगा कि ये है
अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है केपलर। तो केपलर की इम्पोर्टेंस आप मुझे ये बताएं। तो केपलर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके नाम पे ना वो है अपना जो क्या कहते हैं टेलीस्कोप है ना, केपलर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये सब, तो आप इसको याद कर सकते हैं आराम से। और न्यूटन को कौन नहीं जानता है। तो उसके बाद मतलब आप ये समझ गए तो आप एग्जाम्पल कोट करेंगे कि मतलब जो भी मेथड्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यूज़ हुए थे उनको यूज़ करना शुरू किया, जो भी चेंजेस अराउंड हमारे अराउंड चेंजेस हैं उनको समझने के लिए। तो कुछ भी चेंज हमारे अराउंड हो रही है तो वो किसके अंदर हो रही है, ये सोशल सिस्टम है, इसमें एक्टर्स हैं, इसमें इंटरेक्शंस हो रही हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक प्रॉपरली सारी चीज़ों के बीच में जो मेजर कॉमन फोकस पॉइंट है वो क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी में ये सब चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम इनको टेस्ट कहाँ कर चुके थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो हमने यहाँ पे भी टेस्ट करने शुरू कर दिए। तो फिर यही मेथड को सोशियोलॉजिस्ट ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो आप समझ गए ना हम कैसे किस तरीके से इसकी बैकग्राउंड को ले कर रहे हैं। तो अब आप आगे देखें। तो अब मेन ना, अब मैं आपको ना मतलब एक बिल्कुल ट्रांजिशन पीरियड में लेके चलूँगा जब ना मतलब हमारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी शुरू होगी, ठीक है। तो आपको ना ध्यान से फॉलो करना है, नाम याद रखना, बड़े इजी नेम है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस आपको पता नहीं है, वो मैं आपको पता करा रहा हूँ। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी के लिए। अब आप देखें कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना। तो इन पार्ट्स को कौन कनेक्ट करता है, इन पार्ट्स को ब्लड कनेक्ट करता है, राइट। तो फिर इसी एंड इसी इम्पैक्ट मतलब इसी चीज़ को यूज़ करके जो सोशियोलॉजिकल थॉट था कॉमटे, डरखाइम और स्पेंसर का, वो है। अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे आंसर में, तो ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी और इसको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया। अच्छा, प्रेजेंट सेंस में जो फंक्शनलिस्ट होते हैं ना वो भी इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली चीज़ों में बताऊंगा। अब जो इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन इस टाइम पे बायोलॉजी में हुई है वो क्या है, वो है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जैसे मतलब एक चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने एक अलग मॉडल दिया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या मॉडल दिया था, बहुत मशहूर है, हर बंदा कोट कर सकता है। इसका एक नेचुरल लॉ दिया गया था, उसका क्या नाम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक, अगर आप इसमें थोड़े से ज़्यादा मार्क्स लेने चाहते हैं ना तो ये वाली बुक कोट कर देना, डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मतलब एक, अब आप ध्यान से देखें पहले बंदे क्या सोचेंगे, ये मैं ओल्ड थिंकिंग ये न्यू थिंकिंग लगा रहा हूँ। पहले बंदे यार ये सोचेंगे कि भगवान ने ह्यूमंस को क्रिएट किया है और हर ह्यूमन में एक भगवान है। तो इसने क्या किया, इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, इसने बोला कि यार मंकी से ओरिजिनेट हुए हैं, डिसेंट ऑफ मैन में कि मंकी से। तो लोग, आपको नहीं लगेगा कि मतलब उस टाइम के लोग क्या सोचेंगे, मैं बंदर से पैदा हुआ हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो समझ के मतलब एक तरीके से चेंज ही कर दिया इसने कि यार हमारे सोचने का तरीका। तो इसी की एनालॉजी को हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज़ किया है। तो कभी भी आएगा ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी तो उसमें, तो आप ये याद रखें मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सिर्फ मतलब आपको सोशोलॉजी के लिए हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी जनरल थिंकिंग को भी इफेक्ट करेगा। और दूसरा ये आपको बताएगा कि यूजीसी एनईटी के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है एक्चुअली यार, ये जो स्टडी मटेरियल है इसको बनाने के लिए मतलब बहुत सारी बुक्स रेफ़र की गई हैं, बहुत इजी फॉर्म में आया कि आपको मतलब बहुत क्लैरिटी हो जाएगी इसको जानने के बाद। अब आ गया, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब अब तो आ गया ना, हमने सब प्रीकर्सर चीज़ें पढ़ ली कि यार हाँ मतलब क्या क्या हो रहा है, कि यार कमर्शियल रेवोल्यूशन हो रहा है, कोपरनिकस थिंकिंग आ गई यार, उसके बाद इन्वेंशंस आ गई, उसके बाद रीज़न, एज ऑफ रीज़न आ गया। अब मतलब इसका आगे हम क्या करेंगे, आगे करेंगे कि यार फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन सब चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इरप्ट हुआ है 1789 में। तो मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में है क्या, आप अब आप देखें कि उस टाइम पे था क्या उस टाइम पे। चलो ये दिस इज़, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। तो एक लेवल्स बने हुए थे जिसमें ऊपर वाले लेवल पे थे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास थे, इसमें पीजेंट्स थे, इसमें एक राइजिंग मिडिल क्लास थी, है ना। तो आप ये देखेंगे कि पीजेंट्स बहुत इम्पोवरिश थे, मतलब बहुत इनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी आपको मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट थे, फिर रूलर्स कितने थे, लैंड कितना था, तो ठीक है। तो मतलब इन जनरल आपको ये समझ आ जाएगा जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में उस टाइम पे थी वो किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैनिफेस्टली फॉर्म में आ रही थी। तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो इसमें आ गया सबसे पहले, ठीक है। तो अगर मैं इंडियन फैक्ट इंडियन में इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस बताऊँ तो जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल है ये कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है।
तो अब इसमें होता क्या था, इसमें एक ना कंसेप्ट ऑफ एस्टेट्स था। तो ये समझ लीजिए कि मतलब एस्टेट्स का बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये लैंड है, दिस इज़ नॉट लैंड, दो इट इज़ यूज्ड एट मैनी टाइम्स एज ए टर्म फॉर लैंड। जैसे इंडिया में भी एस्टेट्स को कई बार लैंड्स की, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लैंड नहीं है, यहाँ पे है क्लास, इसको क्लास के कंसेप्ट से देखा गया। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें क्लासेस को कैसे आप करोगे वो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट क्लास में क्या आएगा, फर्स्ट क्लास में आएगा क्लर्जी। क्लर्जी में भी आप देखो कोई भी एक क्लास होगी उसमें सब लोग वो काम नहीं करेंगे। एक होगी हायर क्लर्जी, वो क्या करेगी, वो सिर्फ रिलैक्स करेगी, मतलब रिलैक्स करेगी, मज़े लेगी ज़िंदगी के, और उसको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, बस उसको एक स्टेटस मिल गया है क्लर्जी, तो वो इंजॉय करेगी। उसी में एक लोअर क्लर्जी होगी, लोअर क्लर्जी क्या करेगी, लोअर क्लर्जी होगी जो मतलब वर्क हार्ड हार्ड करेगी और लोगों के उद्धार के लिए हेल्प करेगी। तो आप कभी ये मत देखें कि एक क्लास है तो उसमें सब लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, नो। कुछ ऐसे बंदे हमेशा होंगे जो कि वेलफेयर ऑफ एवरीबडी के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफ एवरीबडी के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि क्योंकि टाइम लिमिट इसकी हो गई है, और दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पढ़ा दूंगा, फिर उसके अगले लेक्चर में मैं आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा दूंगा, तो आपको इससे